Now class 12th we'll start with the next part of the defects in the solid or the imperfection in the solid, that is non-schizometric defect. And as the name indicate, non-schizometric का मतलब हो जाता है कि ratios are different. जैसे schizometric में आपने देखा था जो कैटाइंस और एनाइंस जो क्रिस्टल्स में मौजूद होते थे, एंड में चाहे इलेक्ट्रॉन्स मतलब आयंस निकले नेगेटिव या पॉजिटिव निकले, इन लोग का जो वो होता था, क्या नाम है, जो रेशियोज़ होता था वो क्या होता था, सेम निकल के आता था. लेकिन नॉन शिज़ोमेट्रिक में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है. इसमें क्या होता है, जो नंबर्स ऑफ पॉजिटिव आयंस या नेगेटिव आयंस क्रिस्टल्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना. और डिस्टर्ब होने की वजह से ये डिफेक्ट अराइज हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने देखा कि हमारे पास एक क्रिस्टल का हम एक जनरल स्ट्रक्चर बना रहे हैं और उसमें हम लोग देख लेते हैं कि ये हमारे कुछ पार्टिकल्स हैं, ठीक है. अब इस पार्टिकल्स में हमने देखा ब्लू वाला हमने पॉजिटिव रखा है और ग्रीन वाला हमने नेगेटिव रखा है. अब कंडीशन क्या हो जाए कि ब्लू जो हमारा पॉजिटिव है ना, इसको पॉजिटिव कर लेते हैं याद करने के लिए, इसको नेगेटिव, ठीक. अब क्या हुआ कि जो हमने अपना क्रिस्टल ये जनरेट करा है, इसमें से कंडीशन देखो, ये जो ब्लू वाला है ना, ये गायब हो जाए यहाँ से, ये मिसिंग हो जाए, ये चला जाए, है ना. इसकी जगह या तो कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए एक्स्ट्रा, क्योंकि एक्चुअली होता है कि ना रेशियो तो बदल चुका होता है. इसमें कुछ चीज़ों में ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि पार्टिकल्स के जो कैटायंस एनायंस होते हैं इसके इक्वल नहीं होते हैं, फ़र्क होते हैं. जैसे यहाँ इसमें 1:1 का रेशियो आ रहा है, यहाँ आपको 1:1 का रेशियो नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ ब्लू एक कम है ना. तो जिसकी वजह से कुछ बातों पे ध्यान दीजिए, फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है इनका, ठीक है. फॉर्मूला भी इनका चेंज हो चुका होता है, जो भी फॉर्मूला पर्टिकुलर क्रिस्टल बना रहा होता है वो भी चेंज हो चुका होता है. और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि रेशियो भी बदल चुका है. यानी इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा. भाई कंपाउंड है ना, क्रिस्टल क्या है, फॉर्मूला चेंज ऑफ द कंपाउंड, और साथ में रेशियो भी चेंज हो जाता है. लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, इतना सब कुछ होने के बाद भी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होती है ना, अभी उसी को समझेंगे. इलेक्ट्रिकल जो न्यूट्रलिटी होती है क्रिस्टल की, दैट इज़ मेंटेन्ड. अब ये क्या हिसाब किताब हुआ कि दैट इज़ मेंटेन्ड, स्पेलिंग मेंटेन्ड, कि फॉर्मूला बदल चुका है कंपाउंड का, रेशियो बदल चुका है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिकली जो न्यूट्रल होता है क्रिस्टल वो उसका मेंटेन रहता है. तो वो क्या, किस वजह से रहता है, अगर इसको देखोगे तो यानी हम जो बात कह रहे हैं, हम जो डिस्कस कर रहे हैं गलत है. इसमें बता रहा है तो वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है आपकी कुछ चीज़ों से. या तो इसमें मैं लिख देती हूँ ए पॉइंट, या तो उस क्रिस्टल के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाए, या फिर उसके पास एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज हो जाए, ठीक है. तो उस कंडीशन पे क्या हो जाता है कि इसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्रिस्टल का मेंटेन रहता है. यानी इसकी जगह जो मिस हुआ है ये तो गायब हो गया, इसकी जगह कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए तो क्या हो जाएगा कि जो करंट, क्योंकि देखो यहाँ गैप हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो आपकी मेंटेन रहेगी. अब ये सब चीज़ें जो हमने बातें करी, अब इसको हम एक डेफिनेशन पे भी देख सकते हैं. आई एम राइटिंग डाउन द डेफिनेशन, यू कैन फोकस ऑन इट, ठीक है. ये डेफिनेशन मैंने लिखी है. व्हेन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयंस दैट द शिज़ोमेट्रिक ऑफ द क्रिस्टल गेट्स डिस्टर्ब बाय द डिफेक्ट प्रेजेंट इन द क्रिस्टल, देन इट इज़ नोन एज नॉन शिज़ोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है. तो ये थोड़ा ध्यान दे के चलना कि यहाँ पे रेशियो जो कैटायन एनायन का है वो डिफरेंट होता है. जो भी आपका ओरिजिनल कंपाउंड होगा, उसका कोई भी केमिकल फॉर्मूला होगा, वो भी अब सेम नहीं रहेगा, क्योंकि कैटायन एनायन का रेशियो जो है बदल चुका है. लेकिन एक बात हमें कोशिश करके रखनी है कि जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आपको मेंटेन करनी है, वो आप कैसे मेंटेन करोगे. आप सिंपली या तो एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयंस उसमें रख दीजिए, या खाली एक्स्ट्रा पॉजिटिव क्या है, एक्स्ट्रा नेगेटिव आयंस भी आप यहाँ रख सकते हो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स भी रख सकते हो, ठीक है. तो वो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि आपका जो न्यूट्रल क्रिस्टल जो है वो तब भी न्यूट्रल रहता है, ठीक है. क्योंकि आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा. मतलब यहाँ मैंने सिर्फ खाली एक्स्ट्रा पॉजिटिव लिखा है, आप यहाँ पे एक्स्ट्रा नेगेटिव भी लिखिए, नेगेटिव चार्ज, ठीक है. तो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, इसीलिए हमने इलेक्ट्रॉन्स को रिलेट कर दिया. तो यहाँ चार्ज क्या, यहाँ आप चाहें तो एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन, या फिर आप एक्स्ट्रा
कई चीज़ें होती है ना, एक्स्ट्रा नेगेटिव आयन, है ना, यानी कोई कैटायन या एनायन आप रख सकते हो, या इस तरह की चीज़ों पे ध्यान आप दीजिए। ठीक, तो ये सब चीज़ इस चीज़ से आपका जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्रिस्टल की मेंटेन रहती है। अब इस डिफेक्ट को भी हमने डिवाइड करा रखा है कुछ पार्ट्स में, तो उसको हम फोकस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। अगर आपका पहला चीज़ हो जाए कि आपकी एनाइंस की वैकेंसी हो जाए, देखो हमने सब देखा है ना, नेगेटिव आयंस भी जा सकते हैं, पॉजिटिव आयंस भी जा सकते हैं, तो सारी बातें हो सकती हैं। तो यहाँ 3 कंडीशंस आप आराम से ले सकते हो कि अगर आपका एनाइंस मिस हो जाए तो क्या होगा, अगर आपका कैटाइन मिस हो जाए तो क्या होगा, है ना, या फिर आपके पास एक्स्ट्रा कैटाइंस आ जाए तो क्या होगा। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, सो वी विल स्टडी ऑल द 3 पॉसिबिलिटीज़ हियर. Now we are focusing all the 3 things: metal excess defects due to vacancies, due to anions vacancies, metal excess defects due to cation vacancies, and metal excess defects due to interstitial cations. So let's focus on the first part, है ना, मैं 1 2 3 लिख रही हूँ, मैं ज़्यादा उस पर नहीं जा रही हूँ, कि जो पहला डिफेक्ट अराइज हो कि आपके एनाइंस वैकेंसी हो जाए। ठीक है, तो अगर हमारा सपोज करो मैं डायग्राम बना लेती हूँ क्रिस्टल का, उसको उसके बेसिस में समझाऊँगी। नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस डायग्राम। मैंने एक डायग्राम बनाया क्रिस्टल का, इसमें मैंने जो पॉजिटिव चार्ज के जो आपके बेसिकली कैटाइंस हैं उनको मैंने ब्लू से बनाया है, और ग्रीन से मैंने नेगेटिव चार्ज एनाइंस बनाया। ठीक है, तो अब एक्चुअली जो डिफेक्ट है वो अराइज हो रहा है कि अगर एनाइंस मिस हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या करा है, सपोज़ करो मेरा एनाइन ग्रीन कलर का, कहीं से भी तुमने यहाँ से सपोज़ करो इसको तुमने हटा दिया है, बिल्कुल मिस कर दिया। मिसिंग का मतलब ही होता है कि वो बिल्कुल हट जाए। तो ये जब हट जाएगा, ये जैसे सपोज़ करो अब यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, और इसकी जगह एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, खाली हो जाएगी ना जगह, एक होल हो जाएगा। जब ये गायब होगा तो एक होल होगा, देखो कैसे दिखेगा। सो यू कैन सी देयर इज़ अ होल इज़ बीन क्रिएटेड। ये मैंने यहाँ से हटा दिया, मैंने क्रॉस लगाया, चलो बना ही देते हैं जब दूसरा डायग्राम बना ही लिया है। सो देयर इज़ अ स्पेस इज़ बीन क्रिएटेड। नाउ अब इस कंडीशन में ये तो फिक्स है कि रेशियो बदल चुका है क्रिस्टल का, होल जनरेट हो गया, लेकिन इस होल को आपको क्या करना है, ऑक्यूपाई कर देना है एक इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को रखने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपका इलेक्ट्रिकल जो न्यूट्रलिटी है क्रिस्टल की वो मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या, इस मिसिंग होल जो आपका एनाइन यहाँ से गायब हुआ, आपने उसकी जगह क्या रख दिया है, एन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड। सो इलेक्ट्रॉन इज ऑक्यूपाइड द होल दैट इज क्रिएटेड बाय द मिसिंग ऑफ द एनाइन। ठीक है, तो ये क्लियर हो गई मेरी बात कि इस तरह से ये डिफेक्ट अपना चलता है। ये डिफेक्ट काफ़ी कॉमन है, और ये डिफेक्ट जो है ये इसीलिए आपको बेहतर दिखेगा क्योंकि ये बहुत सारे क्रिस्टल्स में पाया जाता है। ये स्कॉटी डिफेक्ट जो भी तुमने क्रिस्टल में पढ़ा है उसमें भी ये चीज़ें, इस तरह का डिफेक्ट जो है बहुत कॉमन है, पाया जाता है। ठीक है, तो स्कॉटी डिफेक्ट का भी ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, नाउ वन थिंग मोर यू हैव टू अराइज दिस अंडरस्टैंड इन दिस थिंग। देखो ये डिफेक्ट्स जो होते हैं अपने आप नहीं होते, मैंने पहले भी समझाया था, डिफेक्ट्स नेवर अराइजेज बाय देयर ओन, यू हैव टू अप्लाइड सर्टेन कंडीशंस। तो अगर जैसे मैंने अभी तुम्हें बोला कि ये डिफेक्ट स्कॉटी में डिफेक्ट्स में पोजेस करता है इस तरह का डिफेक्ट, और जैसे एल्काइल हैलाइड्स क्रिस्टल्स हैं उसमें प्रेजेंट है, तो बेसिकली कैसे डिफेक्ट अराइज होता है, अपने आप तो मतलब कोई एनाइन या कैटाइन गायब नहीं होगा, है ना। अब इसमें एनाइन की वैकेंसी हो रही तो अपने आप तो होगा नहीं, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो आपको इस क्रिस्टल को हीट करना पड़ता है। जब आप इस क्रिस्टल को हीट करोगे तभी वहाँ से जो एनाइन है वो निकलेगा और उसकी जगह वैकेंसी जनरेट होगी, और तब आप वहाँ पे ईजिली अपना इलेक्ट्रॉन लगा सकते हो। और तब ये इलेक्ट्रॉन जो बेसिकली क्या होता है, इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जो है उस जगह पर ट्रैप हो जाता है, और वहाँ पे उस जो एनाइन वैकेंसी जो है उधर वहाँ पे आ जाता है। अब जो बेसिकली क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, यहीं से एक नया टर्म जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं एफ सेंटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत पूछा गया है एफ सेंटर के बारे में, तो ज़्यादातर पूछा गया है एफ सेंटर्स की डेफिनेशन। ठीक है, तो एफ सेंटर्स में ये ध्यान रखना, डेफिनेशन तो इसकी बेसिकली कुछ नहीं है, द इलेक्ट्रॉन्स, यही जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप्ड हुए हैं आपके, ट्रैप्ड इन एनाइन वैकेंसी आर कॉल्ड एफ सेंटर्स। ठीक है, अब एफ जो है वो बेसिकली जो एफ वर्ड है वो स्टैंड एक ग्रीक वर्ड से रिलेट करा है। एफ स्टैंड फॉर फर्ब, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है,
इट इज़ अ ग्रीक वर्ड जो कि जिसका मतलब होता है कलर, मीनिंग क्या है आपका, कलर, और कलर सेंटर, ठीक है, ठीक है, कलर सेंटर्स, बिकॉज दे इम्पार्ट कलर्स टू द क्रिस्टल्स, ठीक है। इन्हीं की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ आते हैं तो ये क्रिस्टल्स जो होते हैं वो आपके रंगीन आपको मिलते हैं, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रैप होते हैं तो हुआ क्या, ये जब इनकी ट्रैपिंग होती है यहाँ पे तो ये इलेक्ट्रॉन्स को, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं एंड टू मेक द ट्रांजिशन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि आपका क्रिस्टल जो होता है वो कलरफुल आपको दिखने लगता है। भाई हर कलर का हो सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप KCl का एग्जांपल देखें ना, तो उस एफ सेंटर जो है इम्पार्ट जब भी पोटेशियम क्लोराइड को वो वायलेट कलर देता है, ठीक है, और पिंक कलर लिथियम क्लोराइड को अगर डिफेक्ट्स जनरेट करते हैं आप, खाली पोटेशियम क्लोराइड तुम्हें मालूम है कलरलेस है, लेकिन अगर जब आप उसमें एफ सेंटर्स जनरेट करते हैं, मतलब उस क्रिस्टल को आप हीट करेंगे या तो वहाँ पे एफ सेंटर्स जनरेट होंगे, है ना, आप इलेक्ट्रॉन्स उस जगह पे जो कैटाइंस एनाइंस गायब होगा तो उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन्स को रखेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो पोटेशियम क्लोराइड को कलर दे देगा। किस कलर का दे दिया, वायलेट का, यानी अब जो क्रिस्टल दिखेगा डिफेक्ट होने के बाद वो आपको वायलेट कलर दिखने लगता है। ऐसी लिथियम क्लोराइड है वो आपको पिंक कलर दिखने लगता है, वाई, ये इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियोज हैं जिसको आपको फोकस करना है, ध्यान देना है, ठीक है। नाउ लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। नाउ लेट्स फोकस ऑन द सेकेंड वन, है ना, कैटाइंस वैकेंसी को देखें। जब आपका कैटाइंस की वैकेंसी हो जाती है तो सपोज़ करो जो ब्लू वाला है इसको मैंने पॉजिटिव आयन रखा हुआ है, यानी मेरा कैटाइन है ये, ठीक है, पॉजिटिव है, और जो ग्रीन वाला है वो मेरा नेगेटिव है। अब अकॉर्डिंग टू दिस कि जो क्रिस्टल है आपका ये डिफेक्ट अराइज होता है जब आपका पॉजिटिव आयन या फिर क्या ये कह सकते हो जो मेटल आयन है ये मिस हो जाए, ठीक है ना, इसकी वजह से है ना ये डिफेक्ट अराइज होता है और ये मिस हो जाता है। और अपनी कोई भी नॉर्मल लैटर साइड से कोई कंपल्शन नहीं है, कहीं से भी आप उसको हटा सकते हो, बीच से इधर उधर कहीं से, क्योंकि अटैच तो ये सब लैटिस साइड पे ही होते हैं, है ना। लेकिन पॉइंट क्या है कि आपको फिर वही इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो इन कैटाइंस की है वो सॉरी इस क्रिस्टल की मेंटेन करनी है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि आपको ये कैसे मेंटेन होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बातें हैं। वैकेंसी तो क्रिएट होगी लेकिन आपको ये थोड़ा ध्यान देना है कि कैटाइंस जो भी आप मेटल आयन ले रहे हो ना, तो मेटल जो हम यूज़ करते हैं जिसको हम बेसिकली हटाते हैं ना, वैकेंसी जनरेट होती है, तो ये जो मेटल है वो बेसिकली आपको ये ध्यान दे के चलना है कि ये मेटल जो भी आप रिप्लेस करोगे इसकी कंडीशन ये होनी चाहिए कि वेरिएबल वैलेंसी शो करती है, यानी हर तरह के कैटाइंस आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप उन्हीं कैटाइंस को यूज़ करेंगे जो कि वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। आपको मालूम है Fe है, निकल है, कॉपर है ना, ये सब वेरिएबल वैलेंसी शोज़ करते हैं, है ना। तो ये जो कैटाइन जो होता है आप उसको जब रिप्लेस करोगे तो वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, एक हायर आपको कैटाइन आप कैटाइन रखोगे जिसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि सबसे पहले तो आपको एक मेटल आयन को मिस करना है, हटाना है, किसी भी नॉर्मल लैटिस साइड से हटा दीजिए। फिर दूसरी चीज़ आपको उसके आप जब भी हटाओगे तो कोशिश करो कि थोड़ा आप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कैटाइन आप यूज़ करो, मतलब उसी का रहे लेकिन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो जैसे आपने Fe+2 है तो आपने Fe+2 को हटाया तो उसके बदले आपने क्या लगा दिया, Fe+3 लगा दिया, है ना। तो आपने ये चीज़ें आपने रखी कि अगर आपने मिस करा उसको हटाया तो आपको उसकी जगह आपको थोड़ा ज़्यादा कैटाइन पॉजिटिव चार्ज वाला आपको रखना पड़ेगा कैटाइन, जो उससे ही बेटर रहेगा आपका और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। अब मैं आपको समझा रही हूँ कैसे। जैसे आपने यहाँ से पॉजिटिव ये मेटल आयन को हटाया, ठीक है, इसकी जगह एक वैकेंसी भी जनरेट होगी, सपोज कहीं से भी, जैसे मैंने कहीं से भी अपना एक इंटरेक्शन हमने कर लिया, ठीक है, और हमने उसको एक रिमूव करा, ठीक है, मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पे एक वैकेंसी खाली है। अब मैं क्या करूँगी, कोई दूसरी जगह जहाँ पे कैटाइन है मेरा जैसे मौजूद है इस पर गया, जैसे ये इस पर एक प्लस चार्ज था ना, इसको मैंने खाली कर दिया, सब उसको वैकेंसी है यहाँ पर। अब मैंने क्या करा, एक कैटाइन लिया जो इससे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का होगा, जैसे इस जगह पर मैंने एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का कैटाइन यहाँ पे रख दिया, वैकेंसी भी क्रिएट है यहाँ पर,
और साथ में मैंने दूसरी जगह पर एक कैटायन रखा जो कि उससे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का था। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, देखो कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ पे बेसिकली मैंने ये बैलेंस कर दी हैं चीज़ें, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आपकी मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देके चलना है। ये जितने भी ये सारे जो इस तरह की चीज़ें तुम पढ़ रहे हो, ये पॉइंट डिफेक्ट्स की कंडीशंस हैं, और ये अराइज़ हो रहा है कि वैकेंसी से या होल्स से, है ना। आपके देखा ना आपने, वैकेंसीज़ हुई हैं आपकी बेसिकली जो लेटेस्ट साइट्स पर या होल्स पे। तो ये आपकी ये भी आप जानते हो कि आपकी डेंसिटी भी जो है इनकी कम हो जा रही है ना, हो रही है ना। द lattice energy as well as the stability of the crystal is also lowered because of the presence of these holes। ठीक है, तो ये अगर होल्स ज़्यादा होंगे तो ये भी याद रखना है कि लैटिस में कोलैप्स पार्शियली। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान दे के चलनी है। अब हमें जो लास्ट टॉपिक इस पर फोकस करना है वो है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायंस, जो मैंने लास्ट वाला आपका रखा था, ये कैसे अराइज होता है। देखो now you can see the definition, this type of defect arises due to the presence of extra positive ions। ठीक है, interstitial sites, interstitial site मैं कई बार बता चुकी हूँ, ये जो खाली स्पेसेस होते हैं इनको हम interstitial sites बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, क्योंकि देखो तुम्हें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन करनी है, अब उसको भी ध्यान देना है। पहली चीज़, ये डिफेक्ट अराइज कैसे होगा, ये डिफेक्ट अराइज होगा, इसमें कोई चीज़ निकलेगी नहीं, जो जो मौजूद हैं एनाइंस कैटाइंस वो उतने कितने रहेंगे, पर एक्स्ट्रा कैटाइंस आ जाते हैं इसमें। ठीक है, जैसे सपोज करने की बात है, ये हमारा पॉजिटिव वाला है ब्लू वाला, और ग्रीन वाला हमारा नेगेटिव वाला। तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर एक्स्ट्रा यही पॉजिटिव वाला आपका इंटरस्टिशियल साइड, जैसे कोई इंटरस्टिशियल साइड है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ जाए, ठीक है, तो ये तो डिफेक्ट आ गया इसकी वजह से। लेकिन तुम्हें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन करनी है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन करी जाती है, इन्हीं इंटरस्टिशियल साइट्स पर आपके इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो कम, तो जिसके वजह से आप कह सकते हो कि आपका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्रिस्टल में रहता है। ज़्यादातर जो फ्रैंकल डिफेक्ट है वो इसी कॉन्सेप्ट पे अराइज करता है। ठीक है, उन जो फ्रैंकल जो डिफेक्ट था वो यहीं पे ही आप शो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जिंक ऑक्साइड है, वो भी इसी तरह का डिफेक्ट शो करता है। तो जिंक ऑक्साइड का तुम्हें कहानी मालूम है कि होना गया है कि एक्सेस ऑफ जो जिंक Zn+2 आयन, भाई Zno जो है ना, Zno में क्या होगा, आयन क्या होगा, Zn+2। तो ये Zn+2 आयन जो होगा वो एक्स्ट्रा आयन जो होगा वो आपका बेसिकली यहाँ पे अटैच्ड हो जाएगा, है ना, इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाएगा। और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के वजह से क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ पे आपके आ जाएंगे। अब ये Zn+2 आयन्स या इलेक्ट्रॉन्स आपको कहाँ से मिले, कहीं बाहर से तो आने हैं नहीं। तो इसमें जो, क्योंकि दोनों बातों पर ध्यान देना है कि एक्स्ट्रा कैटाइन आए यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन आए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्रिस्टल के अंदर मेंटेन रहे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देके चलना है। जैसे जिंक ऑक्साइड अगर आपने यूज़ करा है, तो जिंक ऑक्साइड के केस में आपने जिंक ऑक्साइड को आप हीट करोगे। जब आप इसे हीट करोगे तो ये आपको ब्रेक करके Zn+2 आयन दे देगा, साथ में आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज़ कर, जब आयन बनाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे, तभी तो ये Zn+2 आपको देगा, साथ में ऑक्सीजन गैस। इसकी वजह से आपको Zn+2 मिला, साथ में इलेक्ट्रॉन्स आपको मिले। और आपने ये देख लिया कि कैसे आपकी ये चीज़ें, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आ गए, पीछे हमने देखा है एफ सेंटर्स वाली बात, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो इस कंडीशन, देखो ये तो तय है कि नॉन शिजोमेट्रिक में आएगा, रेशियो बदल जाएगा भाई, क्योंकि अब आपके पास एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयंस है कंपैरिजन टू नेगेटिव आयंस। अभी तक आपने जो भी रेशियो चल रहा था 1:1 का चल रहा था, अब यहाँ 1:1 का नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन है आपके कैटायन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी आपने समझ लिया, इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी क्रिस्टल में मेंटेन रही। ठीक, अब ये जो Zn ऑक्साइड है ये आपको कलर भी देगा। ठीक है, जो जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसमें ट्रैपिंग हो रही है ना, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है क्रिस्टल में, तो Zn ऑक्साइड जो है वो आपका येलो कलर का आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। मैंने वही कहा था ना, देखो कोई भी चीज़ें होती हैं डिफेक्ट क्रिस्टल में अपने आप नहीं होता, कोई कंडीशन होती है। अब यहाँ तुमने कंडीशन रखी ना, तुमने क्या करा, जिंक ऑक्साइड एक क्रिस्टल था, उसमें तुमने कंडीशन रखी, तुमने उसको हीट करा तभी ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स भी निकले और तुम्हें Zn+2 आयन भी मिल गया, और साथ में क्या हुआ कि उसने इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ पे ट्रैपिंग भी कर ली। इस तरह से आपकी कंडीशन जो है वो जनरेट हुई। तो ये सारे डिफेक्ट्स हैं जो हमारे कोर्स में हैं, जो हमें याद करने हैं, और प्लीज़ फोकस ऑन दिस। एंड सबसे ज़्यादा याद रखना, एनाइंस वैकेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपका एफ सेंटर्स का कॉन्सेप्ट उसमें आता है, तो वो आपको याद करना है हमेशा। बाकी इम्प्योरिटीज़ डिफेक्ट्स वगैरह भी हैं आपके, और अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, लेकिन उसमें से पूछा जाता नहीं है। और फिर लाइन डिफेक्ट है वो तो बिल्कुल ही नहीं पूछा जाता है।
लेकिन इम्प्योरिटीज़ डिफेक्ट जो लास्ट कॉन्सेप्ट है, मैं फिर वो कह रही हूँ इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये कि आप बेसिकली क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज़ डाल देते हैं, उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। नाउ द लास्ट टॉपिक हम देखते हैं डिफेक्ट्स और द इम्परफेक्शंस कॉज बाय इम्प्योरिटीज़। यानी आपने अब अपने क्रिस्टल के अंदर करना गया है कि ये अराइज होगा इफेक्ट। सो फार जो देखा गया है कि बेसिकली जो बोलते हैं कि आप इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रिस्टल में इम्प्योरिटीज़ डाल दीजिए या फॉरेन सब्सटेंस डाल दीजिए, तो ये डिफेक्ट जो हो जाता है अराइज हो जाता है। लेकिन ये तय है कि जो क्रिस्टल है वो आपका प्योर स्टेट में होना चाहिए। क्रिस्टल आपका प्योर होगा, उसके अंदर आपने क्या करा, कोई फॉरेन सब्सटेंस डाल दिया है, फॉरेन सब्सटेंस जो बेसिकली एक्टिंग एज एन इम्प्योरिटीज़। तो जब आप इस तरह की चीज़ें करोगे तो वो आपका क्या कह सकते हो कि जो सब्सटेंस जो आपने डाला है, बेसिकली ये जो सब्सटेंस है फॉरेन सब्सटेंस या इम्प्योरिटी जिसको का, इसको आप बोलते हैं डोपिंग। ठीक है, ये शायद फिज़िक्स वगैरह में पढ़ा होगा आपने। और जो क्रिस्टल है, जब ये क्रिस्टल नया हो जाएगा ना, अभी तक प्योर था, अब इसमें तुमने फॉरेन सब्सटेंस डाला यानी डोपिंग आपने इसमें डाली, तो अब जो नया क्रिस्टल बन के आएगा वो कंटेनिंग इम्प्योरिटीज़ ऑल्सो ना, इम्प्योरिटीज़ भी है ना, डोपिंग भी है ना उसके पास। तो ये जो क्रिस्टल बन के आया वो आपका डॉप्ड क्रिस्टल होगा। ठीक है, क्या कहलाएगा आपका, डॉप क्रिस्टल्स। ठीक है, डॉप क्रिस्टल्स को आप है ना सॉलिड सोल्यूशन भी कह सकते हैं। ठीक है, इम्प्योरिटीज़ जो भी आप फॉरेन सब्सटेंसेस डालते हैं, यानी बेसिकली जो आप उसमें डॉप क्रिस्टल में आपने डाला है, जब ये डॉप क्रिस्टल है तो आपने बेसिकली क्या डाला है, आपने फॉरेन एटम्स डाले हैं, या फिर आप कह सकते हो इम्प्योरिटी एटम्स। ठीक है, ये थोड़ा अपना ध्यान देना। अब ये जो इम्प्योरिटीज़ एटम या भाई सब्सटेंस डाला है, तो कुछ तो है ना जो डाला गया है, तो क्या डाला है, या तो उसका उस इम्प्योरिटी का एटम कह दो या फॉरेन एटम करो। अब ये जाएंगे कहाँ, ये भी इंपॉर्टेंट वाली बात है कि वेयर दे विल गो दीज सब्सटेंसेस, तो ये कहाँ पे, कौन सी जगह पे। तो दो कंडीशंस आ जाती है बेसिकली। कभी कभार देखो डिपेंड करता है कि या तो ये इंटरस्टिशियल साइट्स पर जाए, ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट्स पे जाए, ठीक, या फिर ये आपका लैटिस साइट पे जाए। दो ही जगह हैं इनके पास जाने की, और तो कोई तीसरी जगह नहीं है। या तो इंटरस्टिशियल, अब इतना तो तुम इतने दिनों में तो समझ में आ गया होगा कि अगर ये क्रिस्टल है, और मैंने तुमसे कहा रखा है, 10 बार बता चुकी हूँ कि ये जो जगह जहाँ पे आपके पार्टिकल्स या एटम्स या आयंस लगे होते हैं, इन जगहों को कहते हैं, जहाँ पे ये अटैच्ड है उसको आप लैटिस साइट बोलते हो। ठीक है, और इनके बीच में जो ये जगहें ये सब खाली हैं, इनको आप इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। तो यानी जो फॉरेन एटम होगा, जो फॉरेन सब्सटेंस जब तुम क्रिस्टल में इंट्रोड्यूस करोगे जैसे इम्प्योरिटी को, तो वो दो ही जगह जाएंगे, या तो इंटरस्टिशियल साइट पे चला जाए या फिर वो क्या करे, लैटिस साइट पे चला जाए। ठीक है, अगर वो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर वो यहाँ पे जा रहा है, अगर डॉपिंग जो फॉरेन एटम जो है वो इंटरस्टिशियल साइट पे जा रहा है, तो उस तरह का जो क्रिस्टल बनता है उसका नाम फ़र्क हो जाता है, उसका नाम हो जाता है, आई एम राइटिंग डाउन द नेम। ठीक है, ये दो कंडीशन, अगर इंटरस्टिशियल साइट पे जाएगा तो इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्यूशन कहलाएगा, अगर वो लैटिस साइट्स पे अटैच्ड हो रहा है फॉरेन एटम तो सब्स्टिट्यूशन सॉलिड सोल्यूशन कहलाएगा वो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट वाली बात होती है कि जो इम्प्योरिटी आप चूज़ कर रहे हो, थोड़ा उसकी जानकारी आपको होनी ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आप डॉप क्रिस्टल बनाओगे उसके लिए आपको इम्प्योरिटीज़ की तो डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए कि इम्प्योरिटीज़ का जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उसका साइज़ ऑफ इम्प्योरिटी एटम, जो एटम यूज़ भी एटम ही तो इस्तेमाल कर रहे हो आप इम्प्योरिटीज़ सब्सटेंस के, तो जो भी एटम इस्तेमाल कर रहे हो उसका साइज़ कैसा है, पहली बात, यानी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो बना रहे हो वो कैसा है, उसका स्ट्रक्चर भी देखना, साथ में उसका साइज़ भी देखना। ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी आप चाहें तो आप ना ये वाला क्रिस्टल बना रहे हो सोल्यूशन, बेसिकली सॉलिड सोल्यूशन पे, बेसिकली तो वही है ना, डॉप क्रिस्टल आप बना रहे हो या ये वाला डॉप क्रिस्टल बना रहे हो, तो आपको जो भी आइटम आप चूज़ कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन दोनों पे आपको फोकस करना। इस बेसिस पे आपकी दो कंडीशंस आ जाती हैं, मैं उन दोनों को बता दे रही हूँ। एक आता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवेलेंट सॉल्ट, देखो एन टाइप पी टाइप है ना, हमारे कोर्स में सेमीकंडक्टर्स का दिया रखा है, तो इसीलिए मैं बता देती हूँ आपको, कोर्स में है थोड़ा सा, तो आए ना आए वो बात अलग है, लेकिन पढ़ना तो है ही। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स इन कोवेलेंट सॉलिड्स, यानी फॉर्मेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप
सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, इस पे थोड़ा ध्यान देना रखना है कि तो अब ये भी तो चूज़ करने वाली बात होगी ना कि कोवैलेंट सॉलिड्स में आप इम्प्योरिटी डालोगे, डिफेक्ट करोगे तो इस तरह के आपके सेमीकंडक्टर्स बनेंगे, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर। चलो देखते हैं हम किसको चूज़ करें कि जो हमारा एन टाइप और पी टाइप्स के सेमीकंडक्टर्स बने। लेट्स फोकस ऑन देम। सो नाउ लेट्स फोकस ऑन इट। जैसे हम जर्मेनियम और सिलिकॉन का केस पढ़ते हैं, ये लोग ग्रुप 14 में आते हैं। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल जो आपकी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें अगर आप देखेंगे तो 14 ग्रुप के मेंबर्स हैं ये दोनों, और ये दोनों बहुत ईजिली आपके कोवैलेंट सॉलिड्स बना लेते हैं। ठीक है, अब कोवैलेंट सॉलिड्स बना लेते हैं तो ऐसा क्यों? क्योंकि इनके पास है ना, ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनके पास बहुत ईजिली ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स बना लेते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इनको यूज़ करते हैं। अगर आप ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को आप लेके चलोगे या ग्रुप 15 के एलिमेंट्स अगर आप यूज़ करोगे, जैसे ग्रुप 13 में हमने एलिमेंट यूज़ करा गिलेनियम, एल्यूमिनियम, या हमने ग्रुप 15 में फॉस्फोरस, आर्सेनिक जो होता है, उनको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इसमें। देखो पॉइंट वही है ना कि हमने क्या करना है, हमने क्रिस्टल में डिफेक्ट डालना है। डिफेक्ट डालने के लिए हमें फॉरेन सब्सटेंस का इस्तेमाल करना है, ये हमारा पॉइंट है। तो आपने जर्मेनियम सिलिकॉन को लिया और आपने देखा कि क्योंकि आप यहाँ पाती कर रहे हो कि आपने ऐसा सॉलिड यूज़ करना है जो कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में केपेबल हो, तो आपने जर्मेनियम या सिलिकॉन को यूज़ कर लिया। अब आप इसके अंदर कौन सी चीज़ें डाल सकते हैं, किसके थ्रू आप डाल दें, क्या डाल दें इसके अंदर कि आपकी क्रिस्टल में डिफेक्ट आ जाए इम्प्योरिटी की वजह से। तो आपने वो एलिमेंट्स की जो खासियत है, या तो ग्रुप 13 का एलिमेंट डाल दीजिए इसमें, जो मैंने अभी बताया गिलेनियम या एल्यूमिनियम, या फिर आप ग्रुप 15 का एलिमेंट इसमें डाल दो, फॉस्फोरस या आर्सेनिक को इनमें इंट्रोड्यूस कर लो इन क्रिस्टल्स में। ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाती है। अब जैसे ग्रुप 15 के अगर एलिमेंट आप देखोगे तो ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स करते हैं उनके पास पोजेस 1 एक्सिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उनके पास ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कंपैरिजन टू सिलिकॉन, जर्मेनियम। देखो कॉमन सेंस वाली बात है ना, इसके आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं और 15 ग्रुप में क्या है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, 15 ग्रुप है ना, तो उनके 5 है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करेंगे, ये तो अपना 4 कोवैलेंट बॉन्ड, भाई जर्मेनियम क्या करेगा, जर्मेनियम जो है वो उसके पास तो 4 हैं, मेरी बात समझ रहे हो ना, ये इन दोनों में कोवैलेंट बॉन्ड बनाओगे, इनमें 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे, इसके भी और इसके भी। लेकिन सपोज़ करो अगर हम इनमें डिफेक्ट कैसे ला सकते हो, डिफेक्ट या तो आप 13 ग्रुप का एलिमेंट इसमें एक लगा दो, या इसमें 15 ग्रुप का डाला। 14 ग्रुप के मेंबर ये खुद हैं। अगर तुमने 15 ग्रुप का मेंबर डाला, ठीक है, जैसे 15 ग्रुप का मेंबर मैंने डाला, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 15 ग्रुप फॉस्फोरस को डाला, ठीक है, ये 15 ग्रुप में आता है। तो अगर इसका बैलेंस वो देखोगे तुम, इलेक्ट्रॉन्स इसके 5 हैं और इनके में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4 थे दोनों में। ठीक है, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यानी 4 जो, अगर जर्मेनियम के 1 एटम के बदले अगर फॉस्फोरस का 1 एटम लगा देते हो तो 4 जो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो अपने वही कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन आपका फ्री हो जाएगा, वो लेफ्ट रहेगा आपका। तो ये जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका होगा ये आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में हेल्प करेगा, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन आपको जो फ्री मिला उसने क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी पास करने में हेल्प कर दिया। ठीक है, ये एक बेनिफिट है। अब यही कंडीशन क्या हो जाए अगर आपने 13 ग्रुप का डाल दिया एलिमेंट, है ना, अब ये जैसे तो 15 ग्रुप का एलिमेंट डाला, अब आप सपोज़ करो आपने 13 ग्रुप का एलिमेंट डाला, ठीक, इसके बदले आपने कोई जर्मेनियम के एक एटम को हटा के आपने 13 ग्रुप का एलिमेंट डाल दिया, सपोज़ करो एल्यूमिनियम आपने डाल दिया। अब एल्यूमिनियम के पास तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो 3 है और जर्मेनियम के पास तो 4 है, यानी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है, यानी कहीं से भी कंबाइन करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास लेस होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड रहेगा। तो क्या होगा, बेसिकली उस जगह पे आपको होल मिल जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल गया आपको, और यहाँ पे क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रॉन की कमी रही, क्योंकि ये तो जर्मेनियम तो 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, इसकी अगर इसको सब्सटीट्यूट करोगे उसकी जगह तो ये तो 3 आपके कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो क्या हुआ, एक आपकी होल जनरेट हो जाएगा, एक जगह खाली हो जाएगी। तो यही कंडीशन हो जाती है आपकी इम्प्योरिटीज़ की। ठीक है, इम्प्योरिटी डॉप्ड सिलिकॉन एंड और जर्मेनियम एक्ट्स एज अ, और इसलिए क्या सिलिकॉन और जर्मेनियम को आप सेमीकंडक्टर्स की तरह यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे मुद्दा आता है एन टाइप एंड पी टाइप का, क्योंकि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में जो हेडिंग लिखी है उसमें एन टाइप, ये तो तुम्हें समझ में आ गया कि तुमने क्या करा और क्यों करा, कैसे तुमने जर्मेनियम और सिलिकॉन जो कोवैलेंट बॉन्ड्स बना रहे थे उनको कैसे तुमने सेमीकंडक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो 15 ग्रुप का एलिमेंट उसमें डाल दो या 13 ग्रुप का। 15 ग्रुप का एलिमेंट डाला तो तुम्हें मालूम है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 कोवैलेंट बॉन्ड बना, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन तुमको मिलेगा जो इलेक्ट्रिकल
कंडक्टिविटी में हेल्प करेगा, कंडक्शन में। 13 ग्रुप का अगर एलिमेंट डालोगे तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, होल जनरेट होगा वहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये, लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, क्योंकि ये भी तुम्हें देखना है ये कैसे बने, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब तुमने लिया 14 ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है, तुमने जर्मेनियम लिया था ना अभी, ग्रुप 14 एलिमेंट्स आपने लिए थे, जर्मेनियम, सिलिकॉन। अगर ये आपने, अगर इस पे आप 15 ग्रुप में, इट इज़ डॉप्ड विथ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ठीक है, और तब कंडक्ट करें, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अभी मैंने भी आपको बताया था, या तो आप 15 ग्रुप का मेंबर डाल दो या 13 ग्रुप में हैं, ये खुद 14 ग्रुप के मेंबर। अगर इसमें 15 ग्रुप का एलिमेंट आप इसमें डाल दोगे तब उसमें इम्प्योरिटी जनरेट कराओगे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तो जो सेमीकंडक्टर्स बनेंगे, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स बनेंगे ना इसमें, सेमीकंडक्टर्स विल बी फॉर्म, यही तो कर रहे थे हम, सेमीकंडक्टर्स विल बी फॉर्म। वो कैसे होंगे आपके, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। कैसे बनेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। लेकिन वही अगर ग्रुप 15 को, 14 एलिमेंट्स को अगर आप डॉप्ट करें विथ ग्रुप 13 एलिमेंट्स एंड देन दे कंडक्ट, मैं शॉर्टकट्स लिख रही हूँ, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, आप कर सकते हो, हेल्प, इट इज़ अलाउइंग टू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, है ना। तो उस कंडीशन पे जो सेमीकंडक्टर्स बनते हैं, सेमीकंडक्टर्स फॉर्म आर पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई, ये इंपॉर्टेंट, यही इस पोर्शन में थोड़ा ठीक है, बाकी तो सब ऐसे ही है। नाउ लेट्स कम टू द इम्प्योरिटीज़, डिफेक्ट्स इन आयनिक सॉलिड्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हम लोग उसको देखते हैं। अब हमने क्या करना है कि आयनिक सॉलिड यूज़ करा, अभी तक आपने कोवेलेंट में देखा, अब क्या करोगे आप, आयनिक सॉलिड लोगे, कोई भी ऐसे कंपाउंड जो कि आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड जिसमें हो, आप वो वाले सॉलिड्स लोगे, तो उसमें आप बेसिकली क्या करोगे, उस सॉलिड्स में आप इम्प्योरिटीज़ को इंट्रोड्यूस करोगे, ठीक है। जो भी इम्प्योरिटीज़ इंट्रोड्यूस करोगे दे शुड बी इन फॉर्म ऑफ आयंस, तो एक इम्प्योरिटी आयंस आप उसमें ऐड करोगे, ठीक है, जिसके वजह से आपका ये डिफेक्ट राइज होता है। जैसे ये आपका आयनिक का सॉलिड है, इसमें आपने कोई भी इम्प्योरिटी डाली, ठीक, इम्प्योरिटी आप इसमें जो भी डालोगे वो आपका, इट शुड बी इन फॉर्म ऑफ आयंस, ठीक। अब ये जितना भी तुम जो आयन इसमें इंट्रोड्यूस करोगे, वो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए वो हायर हो, डिफरेंट होनी चाहिए, या कह सकते हो हायर होनी चाहिए, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट उसका होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली आप जो भी इसमें कैटाइन इंट्रोड्यूस करोगे, जो ऑलरेडी पहले कैटाइन मौजूद होगा उससे उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होनी ही चाहिए, तभी ये डिफेक्ट अराइज होता है आयनिक कंपाउंड्स के अंदर, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने NaCl को यूज़ करा है, ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है Na प्लस आयन Cl आयन्स लगे होंगे, तो अब जब आप भाई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी Na आयन्स को सपोज करो उस क्रिस्टल में बहुत सारे Na लगे हुए हैं, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ। तो आपने क्या करना है कि आपने एनायन को, कैटायन बेसिकली जो कैटायन है उसको हटाना है आपको। तो आपने सपोज़ करो ये कैटायन को हटा दिया, अब यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है, ठीक है, वैकेंसी भी क्रिएट करनी है भाई, ये तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन करनी है रिमूव होने के बाद। तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको दो, अब सपोज़ करो इस Na आयन्स के बदले मैंने कोई इम्प्योरिटी डाली और मैंने सपोज़ करो स्ट्रॉन्शियम की डाल दी है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्शियम में देखो +2 चार्ज है, यानी Na पे +1 चार्ज है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसके कंपैरिजन लो है। तो अगर मुझे डिफेक्ट भी जनरेट करना है और साथ में मुझे इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी जनरेट करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ इस जगह पर, सपोज़ करो यहाँ पे मैं Sr+2 को डाल रही हूँ, तो मुझे इसकी जो मेंटेनेंस है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है, मुझे ये 2 Na+ आयन्स हटाने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एक तो मुझे वैकेंसी जनरेट करनी पड़ेगी
और दूसरा मैंने को ये जो है SR+2 यहाँ पे मैं एक जगह फिट कर दूँ। सपोज़ करो मैंने यहाँ फिट करा रखा है और यहाँ पे मैंने कैटायन की एक वैकेंसी भी जनरेट कर दी। तो क्या हुआ कि मैंने जो लिया वो मैंने इससे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मैंने कैटायन इस्तेमाल करा है यहाँ पर। तो इस तरह से आपकी जो ये पूरा सिस्टम होता है, इस तरह का डिफेक्ट आपका चलता है। इसमें अलग अलग एग्जांपल्स देखो आ सकते हैं। बेसिकली तुमसे डायरेक्ट डिफेक्ट कोई नहीं पूछता, तुमसे कोई एग्जांपल दे देगा। NaCl है तो इसमें कैसे तुम डिफेक्ट को इंट्रोड्यूस करोगे, सॉलिड में डिफेक्ट क्या डालो ऐसा। तो तुमने ये स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाला इसमें, ठीक है। तो मैंने क्या करा, सोडियम क्लोराइड के साथ मैंने उसमें थोड़ा सा स्ट्रोंशियम क्लोराइड का सॉलिड भी डाल दिया और तब मैंने डिफेक्ट जनरेट कर दिया। तो ये इस तरह की तुम्हारी डिफेक्ट चलती है। और बेसिकली देखो Na+ से आयन है, रिमूव करने का आप कहीं से भी रिमूव कर सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं है। मैंने यहाँ से करा, आप कहीं से भी कर दो। भाई बच्चा चाहे और बड़ा बना दे, वो तो उसकी चॉइस के ऊपर है, वो जितना चाहे उतना बड़ा बना ले, ठीक है। लेकिन आपको जब ये स्ट्रोंशियम आयन को यहाँ फिट करना है, इंट्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए उसको क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन करनी है, तो आपको Na+ आयन्स के 2 हटाने पड़ेंगे, उसकी जगह एक ही जुड़ेगा, ठीक है। तो जो चार्ज उसमें है वो तो वैसे ही रहेगा ना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। तो वैकेंसी आपको वैकेंट दिखेगा और एक जगह आपको क्या है, स्ट्रोंशियम+2 का आयन दिखेगा। तो दिस वे यू कैन अप्लाई। देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर एग्जांपल्स ऑल्सो, जैसे सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड में आप कैडमियम क्लोराइड डालते हो, ठीक है। तो बहुत एग्जांपल, जैसे NaCl में आपने क्या डाल दिया, स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाल दिया। ऐसी अगर AgCl में आप कराना चाह रहे हो, ये डिफेक्ट जनरेट कराना चाह रहे हो, तो उसमें कैडमियम क्लोराइड डाल दीजिए। तो उसमें भी यही स्ट्रक्चर रहेगा, जहाँ जहाँ Na वहाँ Ag++ लगा देना। तो 2 Ag+ को हटा दोगे, उसके बदले तुम एक तुम्हें वैकेंसी दिखेगी, एक जगह वेकेंट आपका प्लेस रहेगा कैटायन का, और एक जगह आप है ना कैडमियम+2 आयंस को लगा दीजिएगा। तो इससे आपकी आराम से वैकेंसी भी दिखेगी और आपका जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रहेगी, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इससे बहुत बढ़िया मतलब इंक्रीज़ होती है। सो आई थिंक दिस पार्ट, ऑल द डिफेक्ट पोर्शन वी हैव कंप्लीटेड। वट एवर इज़ बीन देयर इन आवर कोर्स, प्लीज़ फोकस ऑन इट, क्योंकि इसमें से भी एग्जाम्पल आता ज़रूर है। कोई ना कोई एक क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर का आना ही आना, 100% शॉर्ट की बात है, एवरी ईयर इट इज़ कमिंग।